हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के ट्रांसफॉर्मेशन की। फ्रेंड्स, आपको याद होगा और बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 2014 से पहले का जो भारत है और 2014 के जो बाद का भारत है, इसके अंदर आपको इंटेंशन, एक सरकारों की जो इंटेंशन है वो तो आपको अलग दिखेगी और आपको ये दिखेगा कि ये नया भारत जब हम कहते हैं तो वास्तव में नए भारत का मतलब क्या है। ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब आखिर है क्या कि जब हम कहते हैं नया भारत। फ्रेंड्स देखिए, आज हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है, अगर हम भारत सरकार के पिछले 12 साल का हम काम की बात करें तो फिर हमें एक सीरीज बनानी पड़ेगी। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि जो ऐसे सेक्टर्स हैं, जब हम कहते हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो वास्तव में एक विकसित राष्ट्र का मतलब क्या है। और जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा तो एक विकसित राष्ट्र की जो नींव होती है वो कहां पर टिकी हुई होती है। आज हम एक तो इसकी बात करेंगे और बात यह भी करेंगे कि भारत की जो सरकार है उसकी जो इंटेंशन है इसे लेकर के वो क्या दिखाती है और क्या वास्तव में जब हम 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं तो यह कितना पॉसिबल दिखता है। जो कार्य, जो कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, वास्तव में वो विकसित भारत की ओर हमें कितना धकेलते हैं और कितना बढ़ाते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जब हम कहते हैं किसी भी राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो सरकारें हैं उनकी जो डिलीवरी सिस्टम है वो एक आम नागरिक तक सरकार कितनी पहुंची है। यानी कि एक आम आदमी की जो पहुंच है वो अपनी सरकार तक कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली दूर अस्ती, यानी कि दिल्ली बहुत दूर लगती हो। क्या ऐसा लगता है? आज आपको नहीं लगता। आपको लगता है कि यार सरकार, ऐसा लगता है कि मोदी जी तो अपने घर के ही आदमी है, ऐसा लगता है ना, क्योंकि इतना ज्यादा कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन ऐसा हुआ कैसे? आप 2014 से पहले आप देखते होंगे कि डेटा इतना महंगा था और डेटा की स्पीड इतनी कमजोर थी कि हमारे पास में ये जो डेटा है, ये जो इंटरनेट का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं था। क्योंकि यहां पर आप जानते होंगे 2G 4G ये तो यहां पर घोटाले होते थे। आज आप जो 4G या 5G आप सुनते हैं तो आप सुनते हैं कि आज भारत के अंदर जो डेटा स्पीड है वो 4G 5G जो हम सुनते हैं ये डेटा की स्पीड। लेकिन 2014 से पहले जब हम 2G 4G सुनते थे तो के बाद में लिखा होता था घोटाला, 2G घोटाला, 4G घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट घोटाला, मतलब आप समझिए ये था। लेकिन आज हम थोड़ा अलग है हमारा, वो बाद में देखेंगे कि एक विकसित राष्ट्र जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो होता है सरकार और एक आम आदमी के बीच की जो गैप है उसको कम कर देना। यानी कि सरकार की जो फैसिलिटीज हैं वो आम आदमी के जीवन को कितना आसान बनाई है। भारत के अंदर हो या फिर किसी भी राष्ट्र के अंदर, वहां का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वो कितना विकसित हुआ है। वहां का एजुकेशन सिस्टम, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम, वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कितना विकसित हुआ है। अब देखिए, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन और जो लॉजिस्टिक्स के साधन होते हैं वो कितने विकसित हुए हैं, ये डिसाइड करता है कि राष्ट्र विकसित है या राष्ट्र विकासशील है। अब समझिए, आप अब 2014 के बाद आप देखेंगे और 2014 से पहले कितने लोगों का जो है बैंक अकाउंट था। अब सच सोचिए, यानी कि बैंक अकाउंट होना अपने आप में एक एलीट वर्ग की ओर इशारा करता था। यानी कि जब आपके पास में एक बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप मुझे बताइए कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की आप सोच भी कैसे सकते हैं। क्योंकि आपको अगर कर्ज चाहिए तो बैंक के पास आप जाएंगे कैसे, क्योंकि आपके पास में गिरवी रखेंगे भी तो अकाउंट तो होना चाहिए ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि आपको बैंक में अकाउंट जब खोलते हैं तो उसे रखने का, यानी कि बैंक अकाउंट को भी आप जो बैंक के अंदर जब अकाउंट खोलते हैं तो मेंटेन चार्जेस होते हैं उसके। लेकिन आप जानते हैं कि 2014 के बाद में जनधन अकाउंट के नाम से भारत सरकार के द्वारा अकाउंट खोलने की स्कीम लाई गई थी, जिसके अंदर हर व्यक्ति को अकाउंट खोलना था। अब आप समझिए इस बात को, जब आप कहते हैं कि बैंक के अंदर एक अकाउंट होना चाहिए तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी कि बैंक के अंदर आपका जो अकाउंट होगा एक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैंक के पास जब आप अकाउंट खुलाने जाएंगे तो वो पूछेगा भाई आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप रहते कहां हैं, एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो फिर क्या लेकर के आए? आप जानते हैं UADI नाम की एक संस्था बनाई थी जो कि जिसने आधार के ऊपर कार्य किया। अच्छा, ये सरकार को पता नहीं था क्या?
सरकार को पता था कि जो आधार है वो बायोमेट्रिक तो है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज्यादा खामी आएंगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कुछ कार्य शुरू करते हैं तो उसका पहला बीटा वर्जन शुरू करते हैं, यानी कि रफ। तो रफ कार्य जो है वो आधार है, ये आधार जो है वो रफ कार्य है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अभी शुरू में शुरू करते हैं और आप आधार बनाओ। आधार के आधार पर ही आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट खोल ले। अब बैंक अकाउंट कैसे खोले, आधार कार्ड बनाया और बैंक अकाउंट खोल दिए। अब बैंक अकाउंट जब खुलता है तो आप समझिए कि जो गरीब आदमी है अब उसको चार्ज नहीं देना पड़ता। और जब बैंक अकाउंट खुलता है उसी के साथ भारत सरकार के द्वारा, आप जानते हैं, अटल पेंशन योजना, यानी कि बैंक अकाउंट खुला तो आपकी एक क्या हो गया, बीमा योजना भी आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। बीमा योजना से जब आप जुड़ जाते हैं, बैंक अकाउंट आपके पास है, इसका मतलब है कि जब हमारे पास में एक बैंक अकाउंट होता है तो व्यक्ति को लगता है कि हम सेविंग कर लेते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, खाली नहीं छोड़ता अपने अकाउंट को। जो भी उसके पास 1000, 2000, 5000 रुपए होते हैं वो बैंक के अंदर उसे डालता, अपने अकाउंट में डालता है। और जब बैंक के अकाउंट में डालता है तो इसका मतलब क्या है, उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। अब उसे पैसा लेने के लिए फिर सरकार क्या लाती है, अलग स्कीम लाती है कि भाई आप, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था, भारत सरकार ठेली वालों के लिए कि भाई अगर आपको ठेली लगाने के लिए 20,000, 30,000 रुपए चाहिए तो इसके लिए आपको आसानी से लोन मिल रहा था। अब आपको किसी के पास नहीं जाना, साहूकार के कि हमें पैसा दे दो, फिर आप उसे ब्याज देते रहेंगे, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो देखिए सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करा, गरीब आदमी का भी जुड़ाव हुआ बैंक से। तो एक क्या बना, एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया सरकार के द्वारा। ये तो एक हो गया। इससे क्या हुआ, सरकार और जो आम आदमी उसके बीच की दूरी कम हुई। इसका मतलब है जो राजीव गांधी कहते थे कि मैं यहां से 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ जो गांव तक 20 पैसे पहुंचते हैं, 80 पैसे जो है वो बाबू खा जाते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा आप जानते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी। ये जो डीबीटी है ये सरकार के द्वारा स्कीम, यानी कि अब खेत का जो पैसा है, जो आपकी जो खेत के लिए आप जानते हैं ना किसान निधि, यानी कि किसान की जो निधि है वो सीधी आपके अकाउंट में जाएगी। बाबू का जो बीच में जो ये दलाली है ना कि वो बैंक में जाएगी, फिर वो अपना वहां से कमीशन काटेगा, तो ये जो कमीशन बाजी है ये खत्म हुई। इससे क्या हुआ कि सरकार और जो किसान है उसके बीच की दूरी कम हुई। अब देखिए सरकार, इससे क्या होता है कि जितनी दूरी कम होती जाती है तो देश जो है वो विकसित तब होता है। मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि सरकार और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो लोगों तक कितनी गति से पहुंच रही हैं, कितने लोग पाइपलाइन में हैं, कितने लोग जो है सरकार से नजदीक महसूस करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सेंसिटिविटी है ये आपको 2014 के बाद में सरकार की दिखेगी। इससे पहले की जो सरकार थी बहुत ज्यादा असंवेदनशील थी। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहां पर ये यूपीआई लाया गया था, यूपीआई, उस समय पर जो देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, वो हंस रहे थे कि अगर कोई 2 रुपए की वस्तु खरीदेगा तो ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करेगा। आप सोचिए इस बात को, उनके पास में कोई विजन ही नहीं था, उनके पास कोई विजन नहीं था। उसके बाद आपने देखा होगा कि यूपीआई सरकार लेकर के आई, क्योंकि बैंक अकाउंट खुल चुके थे। अब आदमी को ये जो अपना जो फोन है उससे आसानी से जोड़ सकते हैं। अब सोचिए, अब व्यक्ति के पास में 2 रुपए की भी चीज लेते हैं, 1 रुपए की चीज लो, आप आराम से दे सकते हो, उसे पे कर दीजिए ऑनलाइन। ये पॉसिबल नहीं था 2014 से पहले, सोच ही नहीं थी सरकारों की, वो सोच ही नहीं पाते थे कि क्या कैसा पॉसिबल है। इस सरकार के द्वारा ये सारे कार्य किए गए। अब उसके बाद लाते हैं सस्ता इंटरनेट। आप जानते हैं कि आप बहुत गाली, अब देखिए आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी हो, जो रिलायंस वाले हैं, उनको लोग गाली देते हैं। भारत के अंदर सबसे सस्ता डेटा है, समझ गए। मोदी जी का जो 80 करोड़ लोग जिन्हें कहते हैं राशन दे रहे हैं, मोदी जी के द्वारा जो घर दिए गए हैं, उस घर में बैठ करके बेटा जो है वो मोदी जी को कोस रहा है। यही तो इस देश का पागलपन है। आप क्या कह सकते हैं इसे। तो देखिए सरकार के द्वारा अगर हम पूरा लेकर कहेंगे ना तो आप समझिए कि सरकार ने लोगों तक जुड़ाव किया। अगर आप देखेंगे कि आज भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर जो रेलवे का कायाकल्प हुआ है, 36,000 किलोमीटर के नए ट्रैक, सोचिए पिछले 10 वर्षों में 36,000 किलोमीटर के ये रेल ट्रैक बिछे हैं। और भारत के अंदर जो रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, रेलवे का 100%। अगर आप गूगल
करके पढ़ेंगे, जो विकसित देश है ना उनका भी 60%, 30%, 45% आपको यह प्रतिशत मिलेगा रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का। यह भारत के अंदर 100% हो चुका है। आप समावेशी विकास के 54 करोड़ जनधन अकाउंट, कितने 54 करोड़ जनधन अकाउंट, आप समझ सकते हैं इसका, समझिए यानी कि वित्तीय समावेशन समाज का हो चुका है। बैंक खाते यानी कि 4 करोड़ घर बनवाए, कितने 4 करोड़ घर बनवाए हैं मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप, यानी कि घर में बैठ करके बेटा, मां बाप का घर मिला है और बेटा मोदी जी को गाली दे रहा है। आइए और देखिए 2027 भविष्य की कनेक्टिविटी बुलेट ट्रेन 2027 में सूरत से लेकर के बिलीगोरा के बीच में, सूरत से लेकर के बिलीगोरा के बीच में ये बुलेट ट्रेन जो है पहला सेक्शन जो है ट्रैक सेक्शन शुरू हो जाएगा 2027 में। 2027 में पहला ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। रेलवे ट्रैक देखिए 36,000 किलोमीटर, रेलवे ट्रैक 36,000 किलोमीटर की कनेक्टिविटी हो चुकी है। आप इसे समझिए, आप समझिए भारत के अंदर जब हम बात करते हैं, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि भाई चाइना ने तो ये बना लिया, अमेरिका ने तो नए नए ये बना लिया, चैट जीटीपी बना लिया, जेमिनी बना लिया, क्लाउड्स बना लिया, हम क्या कर रहे हैं, लोग छाती पीटते नजर आएंगे। आप देखिए भारत के अंदर सेमीकंडक्टर्स के 12 प्लांट हैं, कितने 12 प्लांट हैं। अब आप समझ सकते हैं 12 प्लांट हैं भारत में, विनिर्माण में 12 प्लांट। 2 ऐसे प्लांट हैं इनमें से जिनका उत्पादन शुरू हो चुका है, 2 ऐसे प्लांट हैं जिनमें उत्पादन शुरू हो चुका है। सेमीकंडक्टर के 12 स्वीकृत प्लांट हैं जहां पर 75,000 इंजीनियर प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 25 लाख नए रोजगार, कितने 25 लाख नए रोजगार, और भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात वर्ग बन गया है, तीसरा सबसे बड़ा हाई प्रिसीजन निर्यात। भारत अब अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों को रेलवे के क्या बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और एविएशन के पुर्जे बेच रहा है। हम अब उन पर निर्भर नहीं बल्कि हम यहां से निर्यात कर रहे हैं। आपको पता है भारत का जो लक्ष्य है अभी एक्सपोर्ट्स का, सर्विस और गुड्स के बीच दोनों को मिलाकर के अभी है भारत का 860 बिलियन, कितना 860 बिलियन डॉलर है। भारत का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन डॉलर, कितना 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 17% की ग्रोथ रेट से है। कितने से 17% का ग्रोथ है इसके अंदर। समझिए लगभग 89 बिलियन डॉलर का, कितना 89 बिलियन डॉलर का निर्यात है, कितना 89 बिलियन डॉलर का पर मंथ। ये हवा में नहीं आया है, ये करने से आता है, ये प्लानिंग से आता है। सरकार ने इसकी प्लानिंग करी है, समझ गए। ये 12 वर्ष का लेखा जोखा है, मात्र 12 वर्ष का। 12 वर्ष के अंदर भारत किस तरीका से, अब देखिए बहुत सारे जो लोग मैंने आपको बताया कहते हैं कि भाई भारत ने जेमिनी नहीं बनाया, भारत ने चैट जीटीपी नहीं बनाया, भारत ने नहीं, भारत दूसरे की तरह नहीं करने वाला। भारत एक सप्लाई चेन डेवलप कर रहा है। मैं पीछे आपको 8 महीने से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत कुछ नहीं बल्कि भारत पहले एक सप्लाई चेन बना रहा है। अब समझिए जो ये चैट जीटीपी हो गया या फिर जेमिनी हो गया, क्लाउड्स हो गया, ये सब LLM मॉडल पर काम करते हैं, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर ये काम करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इन सब के लिए आपको सर्वर्स की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होती है, सर्वर्स की जरूरत होती है। और जो सर्वर्स होते हैं ये बने किससे हैं, ये बने हैं इंटीग्रेटेड सर्किट से बने हैं। इनके लिए हमें रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए, और रेयर अर्थ मटेरियल या मिनरल्स जो होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, इसके लिए आप अगर बजट और सर्वे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 स्टेट में कॉरिडोर बनाए हैं, यानी कि 5 राज्यों में सरकार ने क्या बनाए हैं, कॉरिडोर्स बनाए हैं। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, यानी कि जो असम के अंदर जो भी बॉर्डर स्टेट है, यानी कि जो समुद्री कोर्स लगे हुए हैं, वहां पर हमारे यहां पर मोनोजाइट्स के विशाल भंडार हैं। और भारत सरकार के द्वारा रूस के साथ में मिलकर के और वहां से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ताकि हम ये सब प्योरीफाई कर सके। भारत सरकार 12 साल का बदलाव देखिए। और मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र देश जो भारी वैश्विक संकट के बावजूद भी 6 से 8% की निरंतर जीडीपी वृद्धि दर दर्शा रहा है, वो है हमारा भारत। भारत कोविड-19 के संकट में भी नहीं झुका। 6 से 8% की विकास दर का कारण बताइए क्या है। चाइना की जो विकास दर आ रही है, मैंने जैसा कि बताया, मैंने कई सारे लेक्चर में बताया है कि चाइना की रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइना का जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो लगातार नीचे जा रहा है। इनका जो ट्रेड है, यानी कि एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स चाइना के हैं, लेकिन जब तक आपकी डोमेस्टिक कंजप्शन नहीं होगा, आपका देश हवा में झूल रहा है।
क्योंकि यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा व्यापार अब चाइना का बचा नहीं है, अब इनका फ्यूचर वहां नहीं बचा। और भारत के साथ सबसे बड़ी जो पॉजिटिव है कि भारत का जो अपना डोमेस्टिक कंजप्शन है वो बहुत है। और उसका पता कारण क्या है? उसका कारण है भारत के अंदर 67% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। वहीं अगर आप चाइना का देखोगे तो उनकी एवरेज एज कितना है? 44-45 वर्ष है, 44 से 45 वर्ष। अब इस उम्र में बताइए क्या खरीदेगा आदमी? और दूसरा है डिफ्लेशन की स्थिति में चाइना है। चाइना के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी जो भागीदारी है वो 30% की जीडीपी के अंदर है। और ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये पूरी तरीका से क्रैश कर चुका है चाइना के अंदर। तो चाइना की लग गई है, चाइना की लग चुकी है अच्छे से। तो इसीलिए भारत का आप देख रहे हैं ना, ये है भारत। भारत कभी नहीं झुकेगा कि जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हैं वो रागा की, ये जो रागा है आप समझे रागा को, हाँ, रागा की इस तरीके की बातों में नहीं आएगा कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। दुनिया में कुछ भी आए लेकिन भारत की जो सस्टेनेबल इकोनॉमी है इस पर कुछ नहीं आ सकता, इस पर कभी कुछ नहीं आ सकता। लिख लीजिए, कॉपी में कहीं भी लिख लीजिए। कारण यह है भारत की जो ताकत है, भारत की जो युवा शक्ति है जो पूरी दुनिया में अभी कहीं नहीं है। समझ के, ये जो इसे समझेगा ना, जो भारत को समझेगा, वो रागा जैसी बात कभी नहीं करेगा कि जो ना जमीन पर है ना जो फियर क्रिएट करती है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए भौतिक, डिजिटल और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी विकास समाज के, ये देखिए ये है विकास का एक स्पष्ट और सुविचारित परिणाम उन्मुखी रणनीति। समावेशी विकास, भौतिक देखिए डिजिटल और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार ने पहला निवेश करा। समावेशी विकास, समाज के हर वर्ग तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई। मेक इन इंडिया और इनोवेशन के अंदर विनिर्माण यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरलीकरण, 1600 प्लस पुराने कानूनों को बदला गया। ये सब क्या दिखाते हैं? ये एक डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, ये दिखाते हैं, ये ट्रेड्स हैं। ये अगर किसी देश को विकसित बनना है तो यही रास्ता है, जाना पड़ेगा। और भारत ने वही ट्रैक पकड़ा है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बड़े ही उन्मुखी हैं। देखिए बहुत सारी चीजों में मैं उनका बहुत बड़ा आलोचक हूं, लेकिन जो मेरे भारत के लिए अच्छा कार्य करेगा, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, हम उसे हमेशा प्रेज करेंगे, लेकिन भारत के लिए काम करेगा। याद रखना, पीएफआई की तरह नहीं है कि 2047 तक ये बना देंगे, वो बना देंगे भारत को इस्लामिक मुल्क। अगर इनके लिए काम करेगा हम उसके आड़े हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए ये मैं आपको बता रहा था, 54 करोड़ जनधन अकाउंट समावेश है, 4 करोड़ पक्के घर, समझ गए? आगे देखना, 5 करोड़ जनधन खाते, 80 करोड़ लोगों को ये फूड सेफ्टी क्या आता है? ये बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे 80 करोड़ लोगों को तो भोजन दे रहे, भारत तो गरीब है। अरे मूर्खो, ये फूड सेफ्टी है। फूड सेफ्टी पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए फूड सेफ्टी, समझते हो ना? ये बिल भी है हमारे, तो एक्ट है ना, ये पूरा फूड सेफ्टी है। ये 80 करोड़ लोगों को भारत के पास में अनाज डिलीवर करने का इकोसिस्टम है। मूर्खो, इतना समझो इसे। तो जो लोग इसके मजाक उड़ाते हैं ना कि 80 करोड़ तो गरीब है, अरे गरीब नहीं है। इसे समझिए कि भारत के पास वो मशीनरी है कि आप 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट कहता था कि जो नाज सड़ रहा है इसे गरीबों में बांट दो। हमारी सरकार क्या कहती थी कि इन्हें बांटने के लिए हमारे पास में संसाधन नहीं है, हम नहीं बांट सकते, चूहे खाएंगे, खाने दो इसे, नाज गल रहा है। आप जान करके हैरान होंगे, भारत के जो कोल्ड स्टोरेज थे उनकी चेन विकसित ही नहीं थी। आज भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर बहुत बड़े बड़े साइलोज बनाए जा रहे हैं स्टील के, वहां नाज नहीं सड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं जहां से हमारा जो वेस्ट है, यानी कि जो हमारे फल हैं, जो हमारी फसल नष्ट होती थी, उनके लिए भारत सरकार ने क्या नहीं किया। हम अगर आप कहोगे तो एक पूरी सीरीज चलाते हैं भारत सरकार की 12 साल के अचीवमेंट्स, हम बारीक से निकल कर लाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा और कहोगे तो मैं एक अलग से लाऊंगा कि 2014 से पहले का भारत और 2014 से बाद का भारत, उसके एक फैक्चुअल सीरीज लेकर के आते हैं। अगर आप कहोगे, सपोर्ट करोगे, कहोगे लिख करके, अगर 20 कमेंट भी आते हैं इसे लिख करके कि भैया आप लेकर के आओ 2014 से पहले का भारत हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, सोशल सेक्टर में भी अलग अलग स्कीम्स को लेकर के, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, उसमें भी अलग अलग, रेलवे हो गया, रोड हो गया, या फिर आप एविएशन हो गया, फिर डिफेंस के सेक्टर में हम अलग अलग एक सीरीज लेकर के आएंगे कि क्या था
2014 से पहले जो हुआ और 2014 के बाद में हुआ। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं पूरी सीरीज लेकर के आऊंगा। अगर आप कहोगे तो देखिए, मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वर्ण युग, कभी आयात पर निर्भर भारत आज जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका के लिए रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन निर्यात। आप समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत शायद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है फोन का। जो फोन होते हैं ना, मोबाइल फोन, उनका निर्यातक बना है। उत्पादन में 6 गुने की वृद्धि हुई है भारत के अंदर। ये जो मोबाइल निर्माण है, इनके उत्पादन में 6, निर्यात में 8 गुने की वृद्धि हुई है। भारत के यहां से निर्यात हुए हैं 8 गुने, निर्यात में 8 गुने की वृद्धि और 25 लाख नई नौकरियां। ये जो नौकरियां हैं, ये उच्च उत्पादकता वाली हैं, यानी कि लो नहीं, ब्लू कॉलर नहीं, ये व्हाइट कॉलर जॉब है। समझिए, उच्च उत्पादकता वाले हाई स्किल्ड जॉब है ये। और देखना, सेमीकंडक्टर मिशन, वेफर्स से चिप बनाना। आप जानते हैं ये जो वेफर्स है, इसकी एक मशीन होती है और ये जो मशीन बनाता है वो नीदरलैंड बनाता है, और नीदरलैंड की ही ये मशीन है जिसको ताइवान चलाता है। ताइवान के पास वो मशीन जिसमें 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन होता है। मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बना चुका हूं। तो ये जो 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर जो फैब्रिकेशन होता है, ये चिप्स भारत के अंदर बनाई जा रही हैं। आप सोचिए, गैस पाइप इसके अंदर पूरा ये जो कंटामिनेशन रिस्क मॉडल है, पूरा 1 मीटर की गलती, एक धूल का कण, ये पूरी तरीका से ये हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी है। समझिए इसे आप सेमीकॉन समझते हैं ना, ये ISM बोलते हैं इसे, पूरा ISM 1.0, यानी कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0। और आप देखोगे सेमीकॉन 2.0, यानी कि ISM 2.0। इसके लिए मैं दोनों के लिए अलग से वीडियो लेकर के आया हूं। यानी कि जो पहला वाला है उसमें 12 स्वीकृत प्लांट्स हैं, माइक्रोन हो गया, CGN, पूरा अगर कहोगे तो मैं पूरे और वीडियो लेकर के आऊंगा। भारत में कौन कौन से स्टेट में कितने कितने प्लांट्स हैं ये माइक्रोचिप्स के। 75,000 से ज्यादा प्रशिक्षित इंजीनियर यहाँ पर है, और जो और लोग हैं वो यहाँ पर अप्रेंटिस कर रहे हैं। अब देखिए, 250 से ज्यादा रसायन चाहिए, 50 से ज्यादा गैस चाहिए, कोर डिजाइन पर फोकस होना चाहिए, अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए। ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हमारी जो मदद कर रहा है वो है माइक्रोन, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। उसके साथ मिलकर के भारत सरकार का ये कार्य जारी है। ये धोलेरा के अंदर भी है। मैं इसके लिए पूरा लेकर आऊंगा अगर आप कहोगे तो। भारत का तकनीकी और बुनियादी ढांचा भौतिक दृष्टि पूरे देश में फैल रहा है। देखिए, सेमीकंडक्टर हम माइक्रोन प्लांट होगा, सेमीकॉन प्लांट होगा। व्यावसायिक उत्पादन 28 फरवरी 2006 से इसका शुरू हो चुका है। बुलेट ट्रेन सूरत से बिलोरा, लक्ष्य अगस्त 2027 से शुरू हो जाएगा बुलेट ट्रेन का। अगर आप यहां पर देखोगे, टेक हब 300 प्लस विद्यालयों में AI और चिप डिजाइनिंग सेंटर्स बन चुके हैं। सोचिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब थोड़ा देखिए डेटा को। आगे देखना, भारत की रणनीति केवल AI क्रिएशन नहीं है बल्कि AI डिफ्यूजन है। देखिए, इसका AI क्रिएशन नहीं है, AI का जो है समान रूप से प्रसार है। देखिए, 700 छोटे ओपन सोर्सेज मॉडल मुफ्त उपयोग कर विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता बढ़ा रहे हैं भारत के अंदर। 700 ओपन सोर्सेज AI मॉडल, दशहरा छठ पूजा प्रबंधन। देखना, 800 से, मैं जो ट्रेन वाला आपको बता रहा था, भारत के अंदर जो जिस तरीका से आप जानते थे कि जो शहरों के अंदर खासकर जो रेलवे स्टेशन थे, जब भी जो त्योहार आते थे भीड़ लग जाती थी। अब हमने पहले से ही 10 साल का डेटा AI को दिया और बोला कि देखिए, अब आप हमें ये पूरा का पूरा एक चार्ट बना करके दीजिए कि इस रूट पर कितनी रेल्स जो है और चलानी चाहिए, ताकि ये भीड़ पहले ही मैनेज हो जाए। AI पूरी जो डेटा उसका कलेक्शन करता है और पूरा बताता है कि इस रूट पर 10 ट्रेन और चला दीजिए तो भीड़ की समस्या खत्म हो जाएगी। ट्रेन की बुकिंग, ये सब अब ये खत्म है। देखना, ये सारी की सारी। अब देखिए, रेलवे होगा, समय पाल और सुरक्षा में सुधार, कानून व्यवस्था, भविष्यवाणी और विश्लेषण की निगरानी, लॉजिस्टिक्स, रूट अनुकूलन और आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन जो है वो पूर्ति होना। भारतीय रेलवे गति पैमाना और विद्युतीकरण, जो मैंने आपको बताया। बजट में ऐतिहासिक उछाल है, 35,000 करोड़ 2014 में, जबकि आज देखोगे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए वर्तमान के अंदर है। ये बजट के अंदर देखिए, पैमाना 36,000 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का विकास होना है। अगर आप देशों के अंदर देखोगे तो भारत के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। वो अगर जर्मनी के अंदर देखोगे 60, यूके के अंदर देखोगे 30। आप सोचिए, विकसित देशों में भी आप जो रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो ये है, और भारत का देखिए 100 है। अब आप ये, क्योंकि हमें तो वही रटाया गया है, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, भारत तो ऐसे कैसे हो सकता है ना। हाँ, पढ़ना तो है नहीं। चिनाब ब्रिज देखिए, चिनाब ब्रिज दशकों से रुका हुआ प्रोजेक्ट था। दुनिया में ऐसा करने वाला भारत भी एक देश है। समझ गए, चिनाब ब्रिज अपना आप देखना। ये देखिए, और देखिए, भारत बनाम पूर्ण एशिया, लास्ट डिकेड से तीव्र उड़ान देश। देखिए, चीन, ताइवान, कोरिया, 1980 का दशक, लास्ट डिकेड नहीं, स्थिर क्या है, परिपक्व है। भारत 1991 2014 तक
आगे देखना 1950 1990, यह देखिए अभूतपूर्व 6 से 8% निरंतर गति। भारत की जो गति है वो हर तरीका से भारत आगे बढ़ रहा है। भारत अब केवल असेंबलिंग नहीं कर रहा है, हम उसे सटीक घटकों का निर्माण कर रहे हैं जिन्हें मानव आंख भी नहीं पकड़ सकती। द वैल्यू चेन असेट्स, देखिए ये है भारत का, अगर आप कहोगे तो मैं पूरा लाऊंगा, डिजाइन क्षमता, तेज इकोनॉमी, लोकतांत्रिक सुरक्षा, ग्लोबल ट्रस्ट। तो ग्लोबल ट्रस्ट कैसे पैदा होता है, ये है वो चैन, यानी कि डिजाइन क्षमता, तेज इकोसिस्टम, लोकतांत्रिक सुरक्षा, इससे होता है। देखिए फ्रेंड्स, बताने को बहुत कुछ है, मैं अगर आप कहोगे तो एक सीरीज पूरी चला देंगे जिसमें हम भारत की 2014 से पहले के अचीवमेंट्स और 2014 के बाद के अचीवमेंट्स और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ में हम ला करके रख देंगे कि भारत का भविष्य ये होगा और भारत पहले ये था और यहां तक कैसे पहुंचे। ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना, तो मैं एक पूरी सीरीज चला दूंगा इस पर। तो देखते हैं आप इस तरीका से रिस्पॉन्स करते हैं। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।